दोस्तों, ग्राहक बनकर पति पहुंचा कोठे पर। बाजारू लड़कियों की लाइन में खड़ी थी अपनी ही तलाकशुदा पत्नी। आखिर तलाक के बाद पत्नी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे इस गंदे दलदल में जाना पड़ा और उसे अपना जिस्म बेचना पड़ा। दोस्तों, ऐसी दर्दनाक कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। सोचिए, उस पति पर क्या गुजरी होगी जब उसकी तलाकशुदा पत्नी किसी गैर आदमी के साथ वह सब कुछ कर रही थी जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। और हर रात एक नया मर्द, और उस औरत की ऐसी क्या मजबूरी होगी जो उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा था। चलिए जानते हैं रुला देने वाली इमोशनल कहानी को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं? कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर, रांची, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। साल था 2010। मुंबई की उन व्यस्त सड़कों में जहां हर कोने पर सपनों की छोटी छोटी दुकानें सजी हुई होती हैं, वहां की हवा में कुछ जादू सा था। विजय कुमार, जिसे सब विक्की कहकर पुकारते थे, एक साधारण सा लड़का था। राजस्थान के एक छोटे से गांव से आया हुआ, मुंबई विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र थी 22 साल, लंबा कद, गेहुआ रंग और एक मुस्कान जो किसी को भी जीत लेती। विक्की दिन भर क्लासेस अटेंड करता, शाम को पार्ट टाइम जॉब करता, एक छोटी सी मोबाइल शॉप में, जहां वो फोन रिपेयर करता। उसका सपना था एक अच्छी नौकरी पाना, परिवार को सहारा देना और एक दिन अपना घर बनाना। वहीं नेहा गुप्ता, 21 साल की, मुंबई की ही रहने वाली। उसके पिता एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे और मां घर संभालती थीं। नेहा B.com की पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसे व्यापार से बहुत लगाव था। वो बिजनेस वुमन बनना चाहती थी। नेहा की आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल लंबे और चेहरा ऐसा कि लगता जैसे कोई परी उतर आई हो। लेकिन उसके अंदर एक मजबूत इरादा था, जीवन में कुछ करके दिखाना। उनकी मुलाकात हुई कॉलेज के एक फेस्ट में। कल्चरल नाइट थी, जहां स्टूडेंट्स डांस, म्यूजिक और ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे। विक्की स्टेज पर ड्रम बजा रहा था, एक पुराना हिंदी गाना, ये शाम मस्तानी। उसकी ताल में कुछ ऐसा जादू था कि नेहा, जो ऑडियंस में बैठी थी, ठहर गई। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद विक्की नीचे उतरा और नेहा से टकरा गया। सॉरी, विक्की ने कहा अपनी मुस्कान के साथ। नेहा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बस वो छोटी सी बातचीत थी, लेकिन शुरुआत थी। अगले दिन लाइब्रेरी में फिर मिले। विक्की ने पूछा, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? नेहा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं बजाती नहीं, सिर्फ सुनती हूं। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। कैंटीन में कॉफी पीते, क्लासेस के बाद पार्क में घूमते। विक्की नेहा को अपनी गांव की कहानियां सुनाता, कैसे वो रेगिस्तान में दौड़ता था, कैसे उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए मुंबई भेजा। नेहा अपनी मुंबई की जिंदगी बताती, ट्रैफिक, समुद्र की लहरें, लेकिन फिर भी इस शहर का प्यार। एक शाम मरीन ड्राइव पर घूमते हुए विक्की ने नेहा का हाथ पकड़ा। नेहा, तुम्हारे बिना यह शहर सूना लगता है। नेहा की आंखें नम हो गईं। विक्की, तुम मेरी जिंदगी में वो रंग हो जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वो पल था जब प्यार का इजहार हुआ। महीनों बीते, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। कॉलेज के आखिरी साल में विक्की ने अपनी पहली जॉब पाई, एक छोटी कंपनी में जूनियर डेवलपर। नेहा ने भी इंटर्नशिप शुरू की एक बैंक में। 2012, विक्की ने कॉलेज खत्म किया और एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में जूनियर डेवलपर की नौकरी पकड़ ली। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन शुरुआत थी। उसने मुंबई के दादर में एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट किराए पर लिया। नेहा ने B.Com पूरा किया और एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट की जॉब शुरू की। दोनों अब अपने अपने करियर में सेटल हो रहे थे। प्यार अब शादी की बात तक पहुंचा। विक्की ने अपने परिवार को बताया। उसके पिता ने कहा, बेटा, लड़की अच्छी होनी चाहिए और जल्दी मत करना। लेकिन विक्की का मन पक्का था। नेहा के घर में भी बात पहुंची। उसकी मां ने विरोध किया, वो गांव का लड़का है, हम शहरी, कल्चर अलग है। नेहा ने समझाया, मां, प्यार में कोई कल्चर नहीं देखता।
विक्की मेरे लिए सब कुछ है। कई मुलाकातों और बातचीत के बाद दोनों परिवार मान गए। शादी तय हुई। 15 दिसंबर 2012 मुंबई के एक छोटे से बैंक्वेट हॉल में समारोह हुआ। विक्की घोड़ी पर चढ़ा, कुर्ते में जंच रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज में बारात आई। नेहा लाल जोड़े में, माथे पर बिंदी, हाथों में मेहंदी, ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा। फेरों के वक्त विक्की ने नेहा की आंखों में देखकर कहा, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम मेरी ताकत। शादी के बाद हनीमून के लिए वो गोवा गए। रेतीले समुद्र तटों में एक दूसरे की बाहों में गर्माहट ढूंढते। विक्की ने कहा, नेहा, ये पल हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नेहा ने जवाब दिया, हाँ विक्की, ये हमारी जिंदगी की शुरुआत है। लौटकर मुंबई में दादर के उसी फ्लैट में उन्होंने अपना संसार बसाया। फ्लैट छोटा था लेकिन प्यार से भरा। सुबह नेहा बैंक जाती, विक्की कंपनी। शाम को दोनों मिलते, बालकनी में कॉफी पीते, मुंबई की लाइट्स को देखते हुए बातें करते। भविष्य के सपने, बच्चे, अपना घर। विक्की की पसंदीदा डिश थी वड़ा पाव, जो नेहा बड़े प्यार से बनाती। रातें प्यार भरी थीं, एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद। पहले 2 साल जैसे सपने में बीते। 2013 में विक्की को प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी। नेहा को बैंक में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। पड़ोसी उन्हें पावर कपल कहते। वो प्लान करते, एक बच्चा, मुंबई में फ्लैट खरीदना और एक बार विदेश ट्रिप। विक्की कहता, नेहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। नेहा जवाब देती, और तुम मेरी दुनिया। लेकिन जीवन हमेशा सपनों जैसा नहीं रहता। 2014 की शुरुआत में विक्की की कंपनी में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। कंपनी घाटे में थी। मैनेजमेंट ने सैलरी कट की, कुछ कर्मचारियों को निकाला। विक्की दिन रात काम करता, ओवरटाइम करता, लेकिन मैनेजर की डांट और अनिश्चितता ने उसे तोड़ना शुरू किया। वो घर लौटता, थका हारा, चुपचाप। नेहा समझने की कोशिश करती, लेकिन वो भी थक रही थी। बैंक में कस्टमर्स का शोर, घर की जिम्मेदारियां, सब अकेले। एक शाम विक्की देर से लौटा, चेहरा लटका हुआ। नेहा ने पूछा, क्या हुआ, इतनी देर क्यों? विक्की ने तल्खी से जवाब दिया, कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें क्या पता? नेहा ने कहा, मैं भी तो काम करती हूं विक्की, थोड़ा समझो। बात छोटी थी, लेकिन दोनों के तनाव ने इसे बढ़ा दिया। विक्की ने कहा, तुम बस सवाल करती हो, मेरी परेशानी समझती क्यों नहीं? नेहा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। ये छोटा सा झगड़ा था, लेकिन बीज बो गया। धीरे धीरे झगड़े बढ़े। बिजली का बिल, किराना, किराया, हर छोटी बात पर तनाव। नेहा कहती, विक्की, दूसरी जॉब ढूंढो, मुंबई में ऑप्शंस हैं। विक्की चिढ़ जाता, तुम्हें लगता है इतना आसान है? मैं रोज कोशिश करता हूं। 2014 के अंत में कंपनी बंद होने की कगार पर थी। विक्की का तनाव चरम पर। वो सिगरेट पीने लगा, कभी कभी शराब। नेहा ने टोका, विक्की, ये सब छोड़ दो, ये हमें बर्बाद करेगा। विक्की भड़क गया, तुम मुझे सिखाओ मत, मैं पहले ही डूब रहा हूं। नेहा रो पड़ी, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं विक्की। एक रात बड़ा झगड़ा हुआ। बिजली का बिल 4000 रुपए आया। विक्की ने कहा, तुम दिन भर एसी चलाती हो? नेहा ने जवाब दिया, मैं? तुम तो बाहर रहते हो, मुझे गर्मी में मरना चाहिए। बात बढ़ी। विक्की ने चीख कर कहा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। नेहा ने रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? मैं भी तो थक गई हूं। वो रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। जब 15 में नेहा की मां को हृदय रोग डायग्नोज हुआ। हॉस्पिटल के बिल्स ने परिवार को तोड़ दिया। नेहा ने अपनी सैलरी से मदद की, लेकिन विक्की से कहा, थोड़ा तुम भी दो। विक्की ने गुस्से में कहा, मेरे पास कहां हैं पैसे, मेरी जॉब तो जा रही है। नेहा ने कहा, तो मैं अकेले सब संभालूं? बात इतनी बढ़ी कि नेहा ने कहा, मैं इस शादी से थक गई हूं। विक्की ने जवाब दिया, तो चली जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेहा मायके चली गई। विक्की ने फोन नहीं किया। हफ्तों तक खामोशी रही। नेहा की मां ने समझाया, बेटी, शादी को एक मौका दो, लेकिन नेहा का दिल टूट चुका था। 16 विक्की और नेहा अलग रह रहे थे। विक्की दादर के फ्लैट में अकेला, नेहा मायके में बोरीवली। दोनों के दिल में प्यार था, लेकिन गुस्सा और अहंकार ने उसे दबा दिया। विक्की रातों को नेहा की तस्वीरें देखता, रोता। काश मैंने उसे समझा होता।
वो सोचता। नेहा भी रातों को तकिए में मुंह छिपाकर रोती। काश वो मेरे पास आता। नेहा की दोस्त रीता, जो वकील थी, ने सुझाव दिया, अगर नहीं बन रही तो तलाक ले लो, जिंदगी को मौका दो। नेहा ने हिचकिचाते हुए विक्की को फोन किया। हमें बात करनी चाहिए। विक्की मान गया। कोर्ट में मुलाकात हुई। दोनों चुप, बस जरूरी बातें। वकील ने पेपर्स तैयार किए। जज ने पूछा, क्या आप दोनों तलाक चाहते हैं? विक्की ने हाँ कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा की आंखें नम थीं। अप्रैल 2016। तलाक हो गया। विक्की ने फ्लैट छोड़ दिया। एक छोटे से रूम में शिफ्ट हुआ। नेहा मायके में रही। परिवारों में अफसोस था। विक्की की मां ने कहा, बेटा, गलती हुई, उसे रोको। लेकिन विक्की ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। नेहा की मां ने कहा, बेटी, अब आगे देखो। लेकिन नेहा का दिल खाली था। विक्की ने नई जॉब ढूंढी, एक और कंपनी में, सैलरी कम। वो काम में डूब गया, लेकिन रातें उदास। दोस्त कहते, कोई और लड़की देख ले। विक्की कहता, नेहा जैसी कोई नहीं। नेहा की जिंदगी भी मुश्किल हो गई। तलाक के बाद बदनामी। पड़ोसी कानाफूसी करते, देखो तलाकशुदा है। बैंक में मैनेजर ने कहा, पर्सनल लाइफ काम पर असर न डाले। मां की बीमारी ने और तोड़ दिया। 17। नेहा की मां की बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन चाहिए, 6 लाख रुपए। नेहा की सैलरी 25,000 थी। पिता की पेंशन 15,000। भाई बेरोजगार। नेहा ने एक्स्ट्रा काम शुरू किए, लेकिन काफी नहीं। बैंक ने लोन रिजेक्ट किया, तलाकशुदा होने की वजह से। वो रातों को सोचती, क्या करूं? एक दिन उसकी पुरानी सहेली सोनिया मिली। सोनिया क्लब में डांसर थी। उसने कहा, नेहा, तू इतनी परेशान क्यों? पैसों की जरूरत है ना? नेहा ने अपनी कहानी सुनाई। सोनिया ने कहा, कमाठीपुरा पर एक जगह है, वहां रात में हजारों मिलते हैं। नेहा ने मना किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सोनिया ने कहा, सोच ले, मां का इलाज जरूरी है। हॉस्पिटल से कॉल्स आने लगे, पैसे जमा करो वरना डिस्चार्ज। नेहा टूट गई। सोनिया को फोन किया, ठीक है, ले चलो। कमाठीपुरा की वो गली, लाल बत्तियां, शोर, बदबू। कोठे की मालकिन कविता ने कहा, नहीं हो, अच्छा कमाओगी। नेहा का नाम बदलकर रानी रखा गया। पहली रात, एक कमरा, मंद रोशनी। पहला कस्टमर, एक 45 साल का व्यापारी। नेहा ने आंखें बंद की। मां के लिए सोचा। वो रात गुजरी, लेकिन उसकी आत्मा टूट गई। सुबह 6,000 रुपये मिले। नेहा ने बिल जमा किया। मां को कुछ राहत मिली, लेकिन वो रास्ता अब उसका था। वो सोचती, बस थोड़े दिन। लेकिन महीने बीत गए। दिन में सोती, रातें कोठे पर। कस्टमर्स अलग अलग, कुछ दयालु, कुछ क्रूर। वो विक्की को याद करती, काश वो होता। मां से झूठ बोलती, बैंक में ओवरटाइम है। 2018। विक्की ने जिंदगी संभाली, नई जॉब, बेहतर सैलरी, लेकिन दिल में नेहा। एक दिन दोस्त ने बताया, नेहा कमाठीपुरा पर है। विक्की स्तब्ध। वो वहां गया, छिपकर देखा। नेहा को देखा, बदली हुई, उदास। वो रोया। मैंने उसे ये दिन दिखाए। विक्की ने हिम्मत की, कोठे गया, नेहा से मिला। नेहा, मैं आया हूं, मुझे माफ कर। नेहा रो पड़ी। विक्की, अब क्या बचा है? विक्की की आंखें नम थीं, जैसे सालों का दर्द एक पल में उमड़ आया हो। वो कोठे के उस छोटे से कमरे में खड़ा था, जहां हवा में सस्ते परफ्यूम की महक और उदासी का बोझ था। नेहा, जो अब रानी कहलाती थी, बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो कभी विक्की की दुनिया रोशन करती थी। उसके बाल बिखरे, आंखें लाल और होंठ कांप रहे थे। विक्की, तुम यहां कैसे? क्यों? उसकी आवाज टूटती हुई, जैसे कोई पुरानी याद फूट पड़ी हो। विक्की आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन नेहा पीछे हट गई। मत छुओ मुझे, विक्की, मैं अब वो नहीं रही। मैं गंदी हो गई हूं। विक्की की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गया, उसके पैरों के पास। नेहा, मैंने तुम्हें ये दिन दिखाए। मेरी गलती थी, मैं अहंकारी था। मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन प्यार, वो कभी नहीं गया। हर रात मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर रोता था। काश मैं पहले आता, काश मैंने तुम्हें रोका होता। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सालों से दबा था, जैसे कोई घाव फिर से खुल गया हो। नेहा की आंखें भी भर आईं। वो रोने लगी, सिसकियां लेते हुए। विक्की, मां की बीमारी, पैसे,
मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने सोचा बस थोड़े दिन, लेकिन ये दलदल, ये मुझे निगल गया। हर रात, हर कस्टमर के साथ मैं तुम्हें याद करती। तुम्हारी वो मुस्कान, वो शामें जब हम मरीन ड्राइव पर हाथ पकड़कर घूमते थे। काश वो दिन लौट आते। लेकिन अब क्या, मैं टूट चुकी हूं। वो अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया, कंधे हिल रहे थे। विक्की ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने धक्का दिया। नहीं विक्की, मैं तुम्हारे लायक नहीं, जाओ यहां से। लेकिन विक्की नहीं हिला। वो रोते हुए बोला, नेहा, याद है वो पहली मुलाकात कॉलेज फेस्ट में, जब मैंने ड्रम बजाया था? तुमने कहा था आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो छोटी सी बात ने हमारी जिंदगी बदल दी। और अब मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। हम नई शुरुआत करेंगे। मैंने नई जॉब की है, 6 सैलरी अच्छी है। मैं मां का इलाज करवाऊंगा। बस मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में वो हिचकी थी जो दिल को चीर देती। नेहा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पुराना प्यार झलका, लेकिन डर भी। विक्की, समाज क्या कहेगा? मैं वैश्या बन चुकी हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विक्की ने उसके हाथ पकड़े, कसकर। समाज? वो समाज जिसने हमें अलग किया? नहीं नेहा, हमारा प्यार उससे बड़ा है। याद है शादी की रात, फेरों में मैंने कहा था तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने वो वादा तोड़ा, लेकिन अब नहीं तोड़ूंगा। हम मुंबई छोड़ देंगे, कहीं दूर, जहां कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बस मेरे साथ चलो। दोनों रो रहे थे। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज। बाहर की गलियों से संगीत की आवाज आ रही थी, लेकिन यहां समय ठहर गया था। नेहा ने धीरे से विक्की की छाती पर सिर टिका दिया। विक्की, मैं डर रही हूं, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। फिर भी बाहर की दुनिया इंतजार कर रही थी। कविता, कोठे की मालकिन, दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। रानी, कस्टमर इंतजार कर रहा है। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्की ने खड़ा होकर कहा, नहीं, आज से वो यहां नहीं रहेगी। लेकिन कविता हंसी। लड़का, यहां से निकलना आसान नहीं। पैसे दो या पुलिस बुलाऊं? विक्की के पास पैसे कम थे, लेकिन उसने जेब से सारे नोट निकाले। ये लो और उसे जाने दो। कविता की हंसी कमरे में गूंजी, जैसे कोई जहरीला सांप फुंकार मार रहा हो। वो दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ कमर पर रखे, आंखों में चालाकी और क्रूरता की चमक। पैसे? इतने से काम चलेगा क्या लड़के? रानी यहां की कमाई है, मेरा इन्वेस्टमेंट। वो जाती कहां है? और तू कौन होता है उसे ले जाने वाला? उसकी आवाज में वो ठंडक थी जो विक्की को सिहरन दे गई। नेहा ने डरते हुए विक्की का हाथ पकड़ा। विक्की, जाओ यहां से, ये लोग खतरनाक हैं। विक्की ने हिम्मत जुटाई, अपनी जेब से निकाले नोटों को और आगे किया। देखो, ये सब लो और मुझे ले जाने दो उसे। वो मेरी पत्नी है, हमारा रिश्ता है। लेकिन कविता ने नोट छीन लिए और उन्हें फाड़कर फेंक दिया। पत्नी? हाँ, यहां सबकी कहानियां होती हैं, लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं। तूने सोचा पैसे फेंक कर ले जाएगा? ये कमाठीपुरा है, यहां नियम हम बनाते हैं। वो चिल्लाई, ओए राहुल, टोनी, इधर आओ। दरवाजे से 2-3 दबंग गुंडे घुस आए। मोटे तगड़े, चेहरे पर दाग धब्बे, हाथों में लाठियां। एक ने विक्की को घूरा। क्या बे, प्रॉब्लम है? कविता ने इशारा किया। इस छोकरे को बाहर फेंको, और याद रहे, दोबारा यहां मुंह मत दिखाना। विक्की ने विरोध किया। नहीं, मैं पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। एक ने मुक्का मारा। विक्की का होंठ फट गया, खून टपकने लगा। नेहा चीखी, छोड़ दो उसे, विक्की। लेकिन कविता ने नेहा को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। चुप बैठ रानी, तेरी शाम अभी शुरू हुई है। गुंडों ने विक्की को घसीटते हुए बाहर ले गए, गली में फेंक दिया जैसे कोई कचरा हो। विक्की गिरा, धूल में लौटा, लेकिन उठकर चिल्लाया, नेहा, मैं आऊंगा वापस, मैं तुम्हें निकालूंगा। गुंडों ने उसे लात मारी। भाग यहां से, वरना जान ले लेंगे। विक्की दर्द से कराहता हुआ उठा, लंगड़ाता हुआ गली से बाहर निकला। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन दिमाग में एक ही विचार, नेहा को बचाना। वो सोच रहा था, पुलिस, दोस्तों की मदद, या कुछ और रास्ता। उधर कोठे में नेहा सिसक रही थी। कविता ने दरवाजा बंद किया। अब रोना बंद कर, कस्टमर इंतजार कर रहा है।
और याद रख, भागने की कोशिश की तो तेरी माँ का क्या होगा। हम जानते हैं वो कहाँ है। नेहा ने आंखें बंद की, लेकिन अब उसके अंदर एक चिंगारी जली थी। विक्की आया था, मतलब उम्मीद बाकी थी। वो सोच रही थी, विक्की जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। विक्की बाहर की सड़क पर पहुंचा, सांसें तेज, चेहरा सूझा हुआ। उसने अपना फोन निकाला, दोस्त को फोन लगाया। भाई, मदद चाहिए, नेहा मुसीबत में है। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? विक्की ने सब बताया, आंसू बहते हुए। मैं अकेला नहीं कर सकता, हमें प्लान बनाना होगा। दोस्त ने कहा, ठीक है, मिलते हैं, लेकिन सावधानी से, वो लोग माफिया से जुड़े हैं। अगली सुबह विक्की अपनी नई जॉब पर नहीं गया। वो मुंबई की उन गलियों में भटक रहा था जहां कभी नेहा के साथ घूमता था। मरीन ड्राइव पर जाकर बैठा, पुरानी यादों में खोया। कैसे निकालूं उसे, वो सोचता। शाम को दोस्त से मिला, एक कैफे में। दोस्त ने कहा, पुलिस में कंप्लेन कर, लेकिन सबूत चाहिए, या कोई एनजीओ जो ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करता है। विक्की ने सिर हिलाया, हाँ, ट्राई करेंगे, लेकिन जल्दी। नेहा वहां हर पल टूट रही है। दिन बीतते गए। विक्की ने एक एनजीओ से संपर्क किया जो महिलाओं को ऐसे कोठों से बचाने का काम करता था। वहां की हेड, रीना मैम, ने सुना, केस स्ट्रांग है क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन रिस्क है। हम रेड करवाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। विक्की ने कहा, जितना जल्दी हो सके, मैं कुछ भी करूंगा। रीना ने सलाह दी, तुम बाहर रहो, हम हैंडल करेंगे। लेकिन विक्की का सब्र टूट रहा था। एक रात वो फिर कमाठीपुरा की तरफ गया, छिपकर। कोठे के बाहर खड़ा नेहा की खिड़की की तरफ देखता। अचानक एक कस्टमर बाहर निकला, हंसता हुआ। विक्की का खून खौल उठा। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, वो सोचता, लेकिन तभी गुंडों की नजर पड़ी। ओए, वो ही है, पकड़ो। विक्की भागा गलियों में, सांस फूलती, दिल धड़कता। किसी तरह बच निकला, लेकिन अब खतरा बढ़ गया था। नेहा अंदर हर रात प्रार्थना करती, भगवान, विक्की को ताकत दे, मुझे यहां से निकाल। एक दिन कविता ने कहा, तेरा वो पति फिर आया था, अगली बार गोली मार देंगे। नेहा डर गई, लेकिन मन में ठान लिया, भागने का प्लान बनाना होगा। वो सोनिया से मिली, जो अब उसकी सहेली नहीं लगती थी। सोनिया, मदद कर, मुझे बाहर निकाल। सोनिया ने मना किया, डर लगता है, कविता मार डालेगी। लेकिन नेहा ने गिड़गिड़ाई, प्लीज, मां की कसम। इसी बीच विक्की एनजीओ के साथ प्लानिंग कर रहा था। रीना ने कहा, कल रेड होगी, पुलिस साथ होगी, लेकिन सीक्रेट रखो। विक्की की रातें बेचैन थीं। वो सोचता, अगर सफल हुए तो नई जिंदगी, अगर नहीं। लेकिन वो रुकता नहीं। सुबह हुई और ऑपरेशन शुरू होने वाला था। सुबह की धुंधली रोशनी में कमाठीपुरा की गलियां और भी डरावनी लग रही थीं। विक्की बेचैनी से एनजीओ ऑफिस के बाहर खड़ा था, जहां रीना मैम और उनकी टीम पुलिस के साथ अंतिम तैयारियां कर रही थीं। रीना ने विक्की को सख्त हिदायत दी, तुम बाहर रहना, कोई गड़बड़ नहीं करनी, ये ऑपरेशन सीक्रेट है, और अगर कविता को भनक लगी तो सब बिगड़ सकता है। विक्की ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बेकरार था। नेहा वहां अकेली है मैम, बस उसे सही सलामत निकाल लीजिए। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। उधर कोठे में नेहा रात की थकान के बाद भी जाग रही थी। उसने सोनिया को फिर मनाने की कोशिश की। सोनिया, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, मुझे भागने में मदद कर। सोनिया डर रही थी, लेकिन नेहा की सिसकियों ने उसे पिघला दिया। ठीक है, सोनिया ने धीरे से कहा, आज रात जब कविता ऊपर वाले कमरे में होगी, मैं दरवाजे का ताला खोल दूंगी, लेकिन तुझे अकेले भागना होगा, मैं साथ नहीं आ सकती। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। थैंक यू सोनिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन नेहा के मन में डर था, अगर पकड़ी गई तो कविता क्या करेगी। दिन चढ़ा। एनजीओ और पुलिस की टीम ने प्लान बनाया। रेड रात 10 बजे होगी, जब कोठा अपने चरम पर होगा। पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर सुरेश ने रीना को चेतावनी दी, ये लोग खतरनाक हैं, उनके पास हथियार हो सकते हैं और माफिया का बैकअप भी, हमें तेजी से काम करना होगा। विक्की पास खड़ा सुन रहा था, उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने सोचा, अगर नेहा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। शाम ढल रही थी। कमाठीपुरा की गलियां रौनक से भरने लगीं।
लाल बत्तियां, संगीत, कस्टमर्स की भीड़। नेहा ने सोनिया के इशारे का इंतजार किया। रात 9 बजे सोनिया ने चुपके से नेहा के कमरे का दरवाजा खोला। जा, पीछे की सीढ़ियों से निकल, गली में एक ऑटो खड़ा है, दत्त वो तुझे स्टेशन ले जाएगा। नेहा ने सोनिया को गले लगाया। तूने मेरा जीवन बचा लिया। वो भागी, लेकिन तभी कविता की नजर पड़ गई। रानी, कहां जा रही है? कविता की चीख गूंजी। नेहा की सांस रुक गई, लेकिन वो पीछे की सीढ़ियों की ओर दौड़ी। बाहर पुलिस और एनजीओ की वैन कोठे के पास पहुंची। विक्की वैन के पीछे छिपा था, रीना की बात मानकर। लेकिन जब उसने कोठे से चीखें सुनी, वो खुद को रोक नहीं पाया। वो वैन से निकला और गली की ओर दौड़ा। इंस्पेक्टर सुरेश ने चिल्लाया, रुक विक्की, वापस आ। लेकिन विक्की नहीं रुका। वो कोठे के पीछे वाली गली में पहुंचा, जहां नेहा लपकती हुई बाहर निकली थी। नेहा! विक्की ने पुकारा। नेहा ने उसे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। विक्की, तू! दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े, लेकिन तभी कविता के गुंडे पीछे से आए। पकड़ो इन दोनों को। राहुल ने लाठी उठाई। पुलिस ने सही वक्त पर कोठे पर धावा बोला। दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन कविता चालाक थी। उसने अपने कुछ गुंडों को पहले ही अलर्ट कर दिया था। कोठे में अफरा तफरी मच गई। कुछ लड़कियां चीख रही थीं, कुछ भागने की कोशिश कर रही थीं। इंस्पेक्टर सुरेश ने कविता को पकड़ा। चल, अब खेल खत्म। लेकिन कविता हंसी। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? मेरे पीछे बड़े लोग हैं। पीछे की गली में विक्की और नेहा भाग रहे थे। गुंडे उनके पीछे थे, लाठियां और चाकू लिए। विक्की ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा। डर मत, मैं हूं ना। वो एक तंग गली में मुड़े, जहां ऑटो खड़ा था, लेकिन गुंडों ने ऑटो वाले को धमकाकर भगा दिया। विक्की और नेहा अब खुले में थे, कोई छिपने की जगह नहीं। तभी एक गुंडे ने विक्की पर लाठी चलाई। विक्की ने नेहा को पीछे धकेला और खुद लाठी खा ली। उसका कंधा चोटिल हो गया, लेकिन वो डटा रहा। नेहा, भाग! उसने चीखा, लेकिन नेहा रुकी। नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी पुलिस की एक जीप गली में घुसी। सायरन की आवाज ने गुंडों को चौंका दिया। 2 पुलिस वाले बाहर कूदे और गुंडों को दबोच लिया। विक्की और नेहा जमीन पर बैठ गए, सांसें तेज, एक दूसरे का हाथ पकड़े। एक पुलिस वाले ने पूछा, तुम ठीक हो? विक्की ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर नेहा पर थी। हम बच गए नेहा। नेहा रोते हुए उससे लिपट गई। विक्की, मैं डर गई थी। 11, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कविता को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन उसने धमकी दी, ये रानी और उसका पति, इनका जीना मुश्किल कर दूंगी। मेरे लोग बाहर हैं। इंस्पेक्टर सुरेश ने कहा, तू चुप रह, अब तेरा हिसाब होगा। एनजीओ की रीना ने नेहा को गले लगाया। अब तुम सुरक्षित हो, हम तुम्हें रिहैब सेंटर ले जाएंगे, नई शुरुआत करोगी। लेकिन नेहा ने विक्की की ओर देखा। मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रात गहरी हो चुकी थी। पुलिस ने कोठे से कई लड़कियों को छुड़ाया, लेकिन कविता के माफिया कनेक्शन का खतरा अभी बाकी था। विक्की और नेहा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनकी सुरक्षा के लिए प्लान बन रहा था। विक्की ने नेहा से कहा, अब हम साथ हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। लेकिन दोनों के मन में डर था, कविता के लोग कब और कहां से हमला करेंगे। अगली सुबह रीना ने विक्की और नेहा को अपने ऑफिस बुलाया। तुम दोनों को मुंबई छोड़ना होगा, माफिया के लोग तुम्हें ढूंढेंगे, हम तुम्हें नई जगह सेटल करने में मदद करेंगे, नई पहचान, नया घर। विक्की ने पूछा, कहां? रीना ने कहा, पहले तुम्हारी सिक्योरिटी, फिर डिटेल्स, लेकिन तैयार रहो, आज रात ही निकलना होगा। उधर कविता जेल में थी, लेकिन उसने अपने एक गुर्गे को फोन पर मैसेज भेजा, रानी और उस लड़के को ढूंढो, मेरा हिसाब बाकी है। गलियों में साए घूम रहे थे, और विक्की नेहा की नई जिंदगी की शुरुआत से पहले एक और जंग इंतजार कर रही थी। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई के एक पुराने पुलिस स्टेशन में, जहां दीवारों पर पपड़ी उखड़ी हुई थी और हवा में नमी की गंध थी, विक्की और नेहा एक छोटे से कमरे में बैठे थे। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वहां रखा था, लेकिन दोनों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। रीना मैम बाहर इंस्पेक्टर सुरेश से बात कर रही थीं, नए सेफ हाउस का इंतजाम करने के लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
एक नया किरदार दाखिल हुआ, आशीष सिंह, जिसे सब आशीष बुलाते थे। आशीष एक 30 साल का पत्रकार था। स्थानीय न्यूज चैनल आज की खबर के लिए क्राइम बीट कवर करता था। दुबला पतला, चश्मा लगाए, बाल बेतरतीब, लेकिन आंखों में एक तेज चमक। उसकी शर्ट की जेब में हमेशा एक छोटा सा नोटपैड और पेन रहता था। वो कमाठीपुरा के कोठों पर चल रहे माफिया रैकेट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और कविता का नाम उसकी फाइल में सबसे ऊपर था। आशीष ने इंस्पेक्टर सुरेश से हाथ मिलाया और सीधे मुद्दे पर आया। सुनिए इंस्पेक्टर, मुझे आपके रेड की खबर मिली। रानी और उसका पति, यही वो लोग हैं ना जिन्हें कविता ने फंसाया था? मुझे इनसे बात करनी है। विक्की और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा, अनिश्चितता से। रीना ने बीच में आकर कहा, आशीष, ये लोग अभी ट्रॉमा से गुजरे हैं, तुम्हारी स्टोरी बाद में। लेकिन आशीष ने हल्की मुस्कान दी। मैम, मैं इनकी मदद करना चाहता हूं। कविता के पीछे जो माफिया है वो कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं। उनके तार मुंबई के बड़े बड़े लोगों से जुड़े हैं, पुलिस वाले, नेता, बिजनेसमैन। अगर ये लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मेरी स्टोरी उनकी ढाल बनेगी। विक्की ने सवाल किया, तुम कौन हो और हम पर भरोसा क्यों करें? आशीष ने अपनी आईडी दिखाई और कहा, मैं पिछले 2 साल से इस रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास सबूत हैं, रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ पुलिस वालों के नाम जो कविता को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे एक ठोस केस चाहिए। तुम दोनों की कहानी उस केस को पूरा कर सकती है। नेहा ने डरते हुए पूछा, अगर हम बोले तो क्या कविता के लोग हमें छोड़ देंगे? आशीष ने सिर हिलाया। छोड़ना तो दूर, वो और पीछे पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरी स्टोरी बाहर आई तो माफिया पर प्रेशर पड़ेगा, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। विक्की ने नेहा का हाथ पकड़ा। हमें क्या करना चाहिए? आशीष ने कहा, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी चाहिए। कैसे फंसे, कविता ने क्या क्या किया, और अगर कोई और लड़की या कस्टमर का नाम याद हो वो भी। मैं तुम्हारी पहचान छिपाऊंगा, लेकिन सच सामने लाना जरूरी है। नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे डर लगता है, वो लोग मेरी मां को जानते हैं। आशीष ने भरोसा दिलाया, तुम्हारी मां को हम सेफ हाउस में शिफ्ट करेंगे। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं इंतजाम कर दूंगा। देर तभी इंस्पेक्टर सुरेश ने चेतावनी दी, आशीष, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये माफिया तुम्हारे चैनल के मालिक को भी खरीद सकता है। आशीष ने हंसकर जवाब दिया, इंस्पेक्टर, मेरे चैनल का मालिक पैसों से डरता है, लेकिन मैं नहीं। और वैसे भी मेरी स्टोरी पहले ऑनलाइन लीक होगी, फिर टीवी पर। उसकी बातों में एक ठहराव था, जैसे वो पहले भी ऐसी जंग लड़ चुका हो। रात गहराती जा रही थी। रीना ने विक्की और नेहा को एक सेफ हाउस की ओर रवाना किया, मुंबई से बाहर, ठाणे के पास एक गुप्त लोकेशन। आशीष उनके साथ नहीं गया, लेकिन उसने अपना नंबर विक्की को दिया। कुछ भी हो कॉल करना। और हाँ नेहा, तुमने जो सहा वो अब और लड़कियों को नहीं सहना पड़ेगा, मैं वादा करता हूं। नेहा की आंखें नम थीं, लेकिन उसने हल्का सा सिर हिलाया। सेफ हाउस एक छोटा सा फ्लैट था, 2 कमरे, सादा लेकिन सुरक्षित। वहां एक एनजीओ वॉलंटियर, मीना, उनकी देखभाल के लिए थी। लेकिन उस रात नींद किसी को नहीं आई। विक्की और नेहा एक दूसरे के बगल में बैठे, खामोश। विक्की ने कहा, नेहा, वो पत्रकार, क्या वो सचमुच हमारी मदद करेगा? नेहा ने जवाब दिया, पता नहीं विक्की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो सचमुच इस गंदगी को साफ करना चाहता हो। उधर आशीष अपने छोटे से ऑफिस में रात भर जाग कर काम कर रहा था। उसने अपने नोटपैड में कविता के रैकेट की पूरी डिटेल्स लिखी। कोठे के कस्टमर्स में एक बड़ा बिजनेसमैन, एक पुलिस ऑफिसर और एक स्थानीय नेता का नाम शामिल था। उसने एक पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली, जिसमें कविता किसी से फोन पर कह रही थी, साहब, माल तैयार है, रेट वही 12 लाख। आशीष जानता था कि यह रिकॉर्डिंग डायनामाइट थी, लेकिन उसे और सबूत चाहिए थे। उसने अपने एक मुखबिर को फोन किया, यार, कमाठीपुरा पर कविता के नए गुर्गे का नाम पता कर, और हाँ, सावधान रहना। 14 अगले दिन आशीष ने विक्की और नेहा से सेफ हाउस में मुलाकात की। उसने एक रिकॉर्डर निकाला और कहा, बस जो हुआ सच सच बताओ, डरने की जरूरत नहीं। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी सुनाई। कैसे मां की बीमारी ने उसे मजबूर किया, कैसे सोनिया ने उसे कोठे तक पहुंचाया,
और कैसे कविता ने उसे धमकियां दी। विक्की ने भी अपनी बात रखी। तलाक का दर्द, नेहा को खोने का अफसोस और अब उसे बचाने की जिद। आशीष ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन उसकी नजरें बार बार फोन पर थीं। उसे एक मैसेज आया था, कविता जमानत पर छूट रही है। आशीष का चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था कि कविता के छूटते ही खतरा बढ़ जाएगा। उसने रीना को फोन किया, मैम, सिक्योरिटी बढ़ाओ और नेहा की मां को तुरंत शिफ्ट करो। रीना ने जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फंड्स की कमी है। आशीष ने कहा, पैसे मैं दूंगा, बस उन्हें सुरक्षित रखो। इसी बीच कमाठीपुरा पर कविता जेल से छूट कर लौटी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अपने गुर्गों को बुलाया, रानी और उस लड़के को ढूंढो और उस पत्रकार का भी हिसाब करना है, कोई गवाह नहीं छोड़ना। उसका एक नया गुर्गा, अमित, जो हाल ही में गैंग में शामिल हुआ था, आगे आया। मैडम, मुझे खबर मिली है, वो लोग ठाणे में हैं, आज रात हमला करें? कविता ने सिर हिलाया, करो, लेकिन चुपके से, और हां, उस पत्रकार को पहले ठिकाने लगाओ। रात होने वाली थी। सेफ हाउस में विक्की और नेहा को आशीष का मैसेज मिला, सावधान रहो, कविता छूट गई है, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। विक्की ने नेहा को गले लगाया, हम इससे निकल जाएंगे नेहा। लेकिन बाहर ठाणे की सड़कों पर अमित और उसके गुंडे सेफ हाउस की ओर बढ़ रहे थे। 15 आशीष अपने ऑफिस में एक और रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था जब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। आशीष, तू ज्यादा उछल रहा है, रुक जा, वरना। कॉल कट गई। आशीष ने फोन टेबल पर रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने लैपटॉप पर स्टोरी टाइप करना शुरू किया। अब रुकने का वक्त नहीं, उसने खुद से कहा। ठाणे की वो सेफ हाउस वाली रात और भी भारी लग रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हों। विक्की और नेहा बिस्तर पर बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े। मीना, एनजीओ की वॉलंटियर, किचन में चाय बना रही थी, लेकिन आशीष का मैसेज आने के बाद सबकी सांसें थम गई थीं। कविता छूट गई है, सावधान रहो, विक्की ने नेहा से कहा। डर मत, मैं हूं ना। पुलिस बाहर गार्ड्स लगा चुकी है, लेकिन नेहा की आंखों में वो पुराना डर लौट आया था। विक्की, अगर वो लोग आ गए तो वो मां को भी नुकसान पहुंचा सकती है। विक्की ने उसे गले लगाया, नहीं होने दूंगा। रीना मैम ने कहा है, मां को दूसरे सेफ प्लेस शिफ्ट कर दिया गया है। उधर मुंबई की जेल से छूटकर कविता अपने कोठे पर लौटी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें जल रही थीं। वो अपने गुर्गों के साथ मीटिंग कर रही थी, अमित, राहुल और टोनी। रानी ने मुझे धोखा दिया और वो पत्रकार आशीष, वो मेरे रैकेट को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। आज रात सबका हिसाब होगा। अमित ने कहा, मैडम, मैंने पता लगा लिया, वो लोग ठाणे के उस फ्लैट में हैं। 2 पुलिस वाले बाहर हैं, लेकिन हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। कविता ने एक पिस्तौल निकाली जो उसने जेल से बाहर आते वक्त किसी गुर्गे से ली थी। मैं खुद जाऊंगी, रानी को मारकर ही लौटूंगी, और उस पति को भी। उसकी आवाज में वो क्रूरता थी जो सालों की सत्ता ने दी थी। आशीष अपने ऑफिस में था, लैपटॉप पर स्टोरी फाइनल कर रहा था। उसने रिकॉर्डिंग्स, विक्की, नेहा की गवाही और अपने मुखबिरों से मिले डॉक्यूमेंट्स सब जोड़ लिए थे। स्टोरी का टाइटल था, कमाठीपुरा का काला साम्राज्य, कविता का रैकेट और पुलिस की मिलीभगत। उसने अपने एडिटर को मेल किया, ये कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन मुझे डर है, कविता के लोग पहले पहुंच जाएंगे। एडिटर ने जवाब दिया, सावधान रह आशीष, हम चैनल से पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। लेकिन आशीष को वो अनजान कॉल याद आई, तू ज्यादा उछल रहा है। वो उठा, अपना बैग पैक किया और सेफ हाउस की ओर निकल पड़ा। मैं वहां जाकर खुद देखूंगा, उसने सोचा। रास्ते में उसने इंस्पेक्टर सुरेश को फोन किया, इंस्पेक्टर, कविता के लोग हमला करने वाले हैं, रीइंफोर्समेंट भेजो। 16 बारिश तेज हो गई थी। सेफ हाउस के बाहर 2 पुलिस वाले गाड़ी में बैठे थे, लेकिन अमित और उसके गुंडों ने चुपके से हमला किया। एक गुंडे ने पुलिस वालों को बेहोश करने वाली गैस का स्प्रे किया और वो दोनों बेहोश हो गए। अमित ने कविता को इशारा किया, क्लियर है मैडम। कविता पिस्तौल लिए फ्लैट की ओर बढ़ी। अंदर विक्की को बाहर की हलचल सुनाई दी।
वो उठा, खिड़की से झांका और चीखा, मीना, पुलिस वाले गिरे हैं, भागो। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर कविता और गुंडे घुस आए। रानी, आज तेरी आखिरी रात है, कविता ने चीखा, पिस्तौल तान ली। विक्की ने नेहा को पीछे धकेला और खुद आगे आ गया। कविता, हमें छोड़ दो, पुलिस आ रही है। लेकिन कविता हंसी, पुलिस? वो मेरी जेब में है। अमित ने विक्की पर हमला किया, मुक्का मारा। विक्की गिरा लेकिन उठा और अमित से भिड़ गया। राहुल ने मीना को पकड़ा, लेकिन मीना ने चीख कर अलार्म बजा दिया, एनजीओ का इमरजेंसी अलार्म। नेहा ने एक कुर्सी उठाकर कविता पर फेंकी, लेकिन कविता ने गोली चलाई। गोली विक्की के कंधे को छूकर निकल गई। खून बहने लगा। विक्की कराहा, लेकिन उसने अमित को धक्का देकर गिरा दिया। तभी बाहर सायरन की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर सुरेश की टीम पहुंच गई थी। आशीष उनके साथ था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर गुस्सा, हाथ ऊपर। कविता ने भागने की कोशिश की, पीछे की खिड़की से कूदकर, लेकिन बाहर बारिश में फिसलकर वो गिर गई और एक ट्रक से टकरा गई जो स्पीड में आ रहा था। कविता की चीख गूंजी और वो वहीं तड़पकर मर गई। उसके शरीर से खून बहता हुआ बारिश में मिल गया। पुलिस ने बाकी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। अमित, राहुल, टोनी, सब हथकड़ी में। इंस्पेक्टर सुरेश ने कहा, कविता का अंत हो गया, उसके रैकेट का भी अब अंत होगा। 17 आशीष अंदर आया, विक्की के घाव पर पट्टी बांधते हुए। तुम दोनों ठीक हो? मेरी स्टोरी ने पुलिस को अलर्ट किया। नेहा रोते हुए विक्की से लिपट गई। विक्की, हम बच गए। विक्की ने उसे चूमा। हाँ नेहा, अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच। रीना मैम भी पहुंची। कविता की मौत से माफिया कमजोर हो गया। हम तुम्हें नई पहचान देंगे। कुछ महीने बाद विक्की और नेहा बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे, जहां विक्की ने एक नई आईटी जॉब ज्वाइन की और नेहा ने एक कंपनी में अकाउंटिंग शुरू की। एनजीओ की मदद से नेहा की मां का इलाज पूरा हुआ और वो अब ठीक थी, उनके साथ रहती थी। आशीष की स्टोरी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। कई नेता और पुलिस वाले गिरफ्तार हुए। कमाठीपुरा के कोठे बंद हो गए। आशीष ने विक्की और नेहा को एक लेटर लिखा, तुम्हारी कहानी ने कई जिंदगियां बदली, खुश रहो। विक्की और नेहा अब एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। शाम को बालकनी में कॉफी पीते, पुरानी यादों को हंसकर याद करते। विक्की कहता, नेहा, वो सब एक बुरा सपना था, अब हमारी जिंदगी नई है। नेहा मुस्कुराती, हाँ विक्की, और इस बार हम कभी अलग नहीं होंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में प्यार भरा और हाथ पकड़कर पार्क की ओर घूमने निकल गए। जीवन ने उन्हें दूसरा मौका दिया था और वो उसे जी रहे थे, खुशी से, साथ में। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि आशीष की स्टोरी से प्रभावित एक पुराना दुश्मन, जो कविता के माफिया का हिस्सा था, अब उनके पीछे लग गया था। उसका नाम था करण, एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो अब छिपकर गैंग चला रहा था। करण ने सोचा कि विक्की और नेहा की वजह से उसका रैकेट बर्बाद हुआ और वो बदला लेने की योजना बना रहा था। एक दिन बेंगलुरु की सड़कों पर विक्की को एक अनजान कॉल आया। तुमने सोचा सब खत्म हो गया, अभी तो शुरुआत है। विक्की ने नेहा को बताया और दोनों फिर से डर में जीने लगे। उन्होंने आशीष से संपर्क किया, जो अब एक बड़ी न्यूज एजेंसी में काम कर रहा था। आशीष ने कहा, मैं जांच करूंगा, लेकिन सावधान रहो, करण खतरनाक है, उसके पास अभी भी कनेक्शन है। नेहा की मां को भी खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि घर के बाहर अजनबी लोग घूमने लगे थे। विक्की ने तय किया कि वो पुलिस से मदद लेंगे, लेकिन पुलिस भी करण के प्रभाव में थी। एक रात जब वो घर लौट रहे थे, एक कार ने उन्हें पीछा किया और विक्की ने कार तेजी से भगाई। नेहा डर से कांप रही थी। विक्की, क्या होगा अब? विक्की ने कहा, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ था। आशीष ने अपनी जांच में पाया कि करण एक नई स्कीम चला रहा था, जिसमें वो लड़कियों को फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा था, और विक्की नेहा को चुप कराना उसके लिए जरूरी था। आशीष ने एक नई स्टोरी तैयार की, लेकिन इस बार उसे खुद खतरा था। करण के गुंडों ने आशीष के ऑफिस पर हमला किया, लेकिन वो बच निकला। अब तीनों, विक्की, नेहा और आशीष, मिलकर एक प्लान बना रहे थे करण को एक्सपोज करने का। नेहा ने कहा, मैं अब डरूंगी नहीं, लड़ूंगी। विक्की ने उसे सपोर्ट किया और आशीष ने सबूत इकट्ठा किए, लेकिन करण एक कदम आगे था
उसने नेहा की मां को किडनैप करने की योजना बनाई। एक सुबह जब मां बाजार गई, वो गायब हो गई। विक्की और नेहा को कॉल आया, अपनी मां को बचाना चाहते हो तो चुप रहो, कोई स्टोरी नहीं, कोई पुलिस नहीं। नेहा रो पड़ी, मां को कुछ मत करना। विक्की ने फैसला किया कि वो खुद करण से मिलेगा, लेकिन आशीष ने रोका। ये ट्रैप है, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की जहां आशीष ने एक ट्रैकर का इंतजाम किया। विक्की ने करण को मिलने का मैसेज भेजा और मीटिंग पॉइंट पर गया। वहां करण इंतजार कर रहा था, उसके गुंडों के साथ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी खत्म करूंगा, करण ने कहा। लेकिन तभी पुलिस की टीम, जिसे आशीष ने अलर्ट किया था, वहां पहुंच गई। एक जोरदार मुठभेड़ हुई, गोलीबारी में करण घायल हो गया और गिरफ्तार हो गया। नेहा की मां को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। आशीष की स्टोरी फिर से हिट हुई और इस बार माफिया का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया। विक्की और नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो अब एक छोटे शहर में शिफ्ट होंगे जहां कोई खतरा ना हो। बेंगलुरु छोड़कर वो हैदराबाद चले गए, जहां विक्की ने एक नई कंपनी ज्वाइन की और नेहा ने घर से ऑनलाइन काम शुरू किया। मां भी उनके साथ थी और जीवन फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन एक दिन विक्की को एक पुरानी फोटो मिली जिसमें वो और नेहा कॉलेज के दिनों में मुस्कुरा रहे थे। देखो कितने खुश थे हम, विक्की ने कहा। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अब भी हैं, लेकिन अब ज्यादा मजबूत हैं। दोनों ने प्लान किया कि वो एक बच्चा गोद लेंगे और परिवार पूरा करेंगे। आशीष कभी कभी फोन करता, सब ठीक है ना, और वो हंसकर कहते, हाँ धन्यवाद। लेकिन जीवन में हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट आता है, और एक दिन नेहा को पता चला कि वो गर्भवती है। खुशी से दोनों रो पड़े, ये हमारा नया अध्याय है। लेकिन इसी समय करण की गैंग से एक बचा हुआ सदस्य, जो जेल से बाहर आया था, ने बदला लेने की साजिश रची। उसका नाम था विक्रम, और वो चुपके से हैदराबाद पहुंच गया। विक्की को शक हुआ जब घर के बाहर अजीब लोग दिखने लगे। उन्होंने फिर से पुलिस से संपर्क किया, लेकिन इस बार वो खुद तैयार थे। नेहा ने कहा, मैं अब मां बनने वाली हूं, कोई मुझे डरा नहीं सकता। विक्की ने घर की सिक्योरिटी बढ़ाई और आशीष को बताया। आशीष ने अपनी टीम भेजी और विक्रम को पकड़ लिया गया, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। अब सच में सब खत्म हो गया था। विक्की और नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया और उसे नाम दिया आशा। परिवार पूरा हो गया और वो खुशी से जीने लगे। लेकिन जीवन की कहानी कभी पूरी नहीं होती। हमेशा नई चुनौतियां आती हैं, जैसे अब बच्ची की परवरिश, नई जॉब की टेंशन्स, लेकिन उनका प्यार सब पर भारी था। एक दिन आशीष ने उन्हें एक किताब भेजी जो उनकी कहानी पर आधारित थी। ये तुम्हारी जीत है। नेहा ने पढ़ी और रो पड़ी। कितना कुछ सहा हमने, विक्की ने कहा, लेकिन साथ में सहा। और वो शाम को पार्क में घूमते, आशा को गोद में लिए जीवन का आनंद लेते। लेकिन दूर किसी कोने में एक नई धमकी उभर रही थी, क्योंकि माफिया कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता और एक नया लीडर उभर रहा था जो पुरानी दुश्मनी को याद रखे हुए था।